आज हम सम्मिश्र समाकलन पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। कुछ परिभाषाएं देखते हैं। सबसे पहले कंटूर की परिभाषा पढ़ेंगे। परिमित संख्या में नियमित चापों की संतत श्रृंखला से बनने वाला जोरदार चाप कंटूर कहलाता है। कुछ नियमित चापों की संतत श्रृंखला लें तो उनसे बनने वाला जो जोरदार चाप है उसे हम कंटूर कहेंगे, कंटूर कहलाता है। यदि चाप के दोनों सिरे संपाती हो जाएं, जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं वापस आ जाए, तथा चाप स्वयं के साथ में कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करता हो, तो वह जोरदार चाप समृद्ध कंटूर कहलाता है। जहाँ से चले वहीं वापस आ गए तो उसे समृद्ध कंटूर कहेंगे। उदाहरण के लिए जैसे वृत्त है या आयत है आदि की जो परिसीमा है वो समृद्ध कंटूर है। दूसरा, सम्मिश्र रेखा समाकलन। सम्मिश्र रेखा समाकल जो कहलाता है, कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल, ये कोई जोरदार चाप लिया हमने ए से बी तक। ए पर जो जेड का मान है वो Z0 है मान लीजिए, और बी पर जाकर के Zn हो जाता है। और ये जो सी कंटूर कहेंगे अपन इसको, ए से बी तक का जो चाप है, इस पर हमने कुछ बिंदु लिए Z1, Z2, Z3 और ये लास्ट बिंदु Zn है। बी बिंदु पर Z का मान Zn है। माना FZ संतत फलन है तथा किसी चापकलनीय चाप C जो कि जिसके सिरे ए तथा बी हैं चित्रानुसार, के प्रत्येक बिंदु के संगत में FZ का एक निश्चित मान प्राप्त हो जाता है। FZ संतत फलन है और इसके ऊपर जितने भी बिंदु हैं उन पर किसी भी यदि बिंदु की बात करें तो उस बिंदु पर FZ का एक निश्चित मान प्राप्त होता है। वह AB पर ये बिंदु हैं, Z0 से लेकर Zn बिंदु हैं। अतः इंटीग्रेशन C FZ dz बराबर होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r इज इक्वल टू 1 to n फंक्शन ऑफ xi r zr माइनस 1। ये यहाँ से यहाँ तक हम एक चाप का टुकड़ा देखें, Z1 से Z2 या Z2 से Z3, तो इस तरह के बहुत सारे चाप के टुकड़े होंगे। r के मान हम 1 से लेकर n तक दें, जैसे 1 देते हैं तो Z1 माइनस Z0, तो Z1 माइनस Z0, Z1 से लेकर Z0 तक का जो चाप है इसका कहीं भी कोई बिंदु लें वह xi r बिंदु है। तो उसको नीचे हमने लिखा है, जहाँ xi r जो है वो Zr-1 से Zr के बीच में कोई बिंदु है। Zr-1 भी हो सकता है, Zr भी हो सकता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एक टुकड़ा हमने कर दिया है, Z0 से Z1 मान लो, Zr-1 से Zr मान लो, ये एक टुकड़ा है, उस टुकड़े का बिंदु है। और ये Zr-1 से इसको इंटू कर दिया, फंक्शन की वैल्यू निकाल ली और उन सब का हमने समेशन कर दिया और उसकी लिमिट हमने n जो टुकड़े हैं उनकी संख्या अनंत है। ये नॉर्म कहलाता है। नॉर्म ऑफ p टेंस टू 0। नॉर्म ऑफ p क्या है इसके बारे में आगे देखते हैं। तथा p अंतराल अल्फा बीटा, एक अंतराल लिया अल्फा बीटा जिसके अंदर t, इसके अंदर की जो वैल्यूज है उसको हमने t से बताया, और z जो है वो x प्लस आइटा y है, जहाँ x और y दोनों t के फंक्शन है। तो t का कोई भी मान इसमें रखेंगे, हम x के अंदर रखेंगे, y के अंदर रखेंगे, y और t दोनों t के फलन है, x और y। t का जब मान देंगे तो z का एक मान निकलेगा, t का दूसरा मान देंगे z का दूसरा मान निकलेगा। तो मान लीजिए t का मान t0 देते हैं तो बिंदु निकलता है Z0, t1 देते हैं तो बिंदु निकलता है Z1, t2 देते हैं बिंदु निकलता है Z2, और tn देते हैं तो बिंदु निकलता है लास्ट Zn। तो इस प्रकार से t के जो मान हमने दिए हैं जिनके संगत में बिंदु इनके प्राप्त होते हैं उनका हमने एक समुच्चय बना दिया, p बराबर t0, t1, t2 से लेकर tn तक। ये जो समुच्चय हमने बना दिया ये इसका पार्टीशन कहलाता है, विभाजन कहलाता है। तो हमने जो अल्फा बीटा इंटरवल जिसमें फंक्शन परिभाषित है fz, उस फंक्शन का जो इंटरवल है उस इंटरवल के हमने टुकड़े कर दिए, छोटे छोटे टुकड़े बना दिए उस इंटरवल के, तो वो कहलाता है इस इंटरवल का विभाजन। और विभाजन के अंदर ये p बराबर, इसको p से लिखते हैं पार्टीशन को, और ये पार्टीशन का नॉर्म है। नॉर्म इसके जो टुकड़े हैं उसमें जो मैक्सिमम जो टुकड़ा आता है, दो बिंदु हम कॉम्प्लेक्स के लेकर के उनको घटा करके जब मॉडुलस लेते हैं तो दोनों के बीच की दूरी आती है। तो नॉर्म का मतलब है दोनों के बीच की दूरी, और वो किसकी तरफ जाए, दो टुकड़े ले Z1 से Z2 के बीच की दूरी या Z2 से Z3 के बीच की दूरी, ये सारी दूरियों के अंदर जो सबसे बड़ा है
उसको नॉर्म कहेंगे, और वो जो नॉर्म है वो किसकी तरफ जाना चाहिए, Z0 टेंस टू जीरो, जीरो की तरफ जाना चाहिए। यानी विभाजन जो ले रहे हैं हम, उसमें जो बिंदु ले रहे हैं बहुत नज़दीक नज़दीक हैं। जैसे n टेंस टू इन्फिनिटी, n का मान जब अनंत देंगे तो इन बिंदुओं की संख्या अनंत हो जाएगी, और इस प्रकार से हम देखेंगे जो विभाजन है इसमें संगत में दो बिंदु लेकर के उनके बीच की डिस्टेंस देंगे तो बहुत कम हो जाएगी। तो इसलिए ये लिखा है नॉर्म टेंस टू जीरो। तब इंटीग्रेशन एफ जेड, इंटीग्रेशन किस पर है, यहाँ जो सी है यानी कंटूर पर इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कंटूर पर जो एफ जेड का है यानी एफ जेड डी जेड सी के अनुदिश सम्मिश्र रेखा समाकलन कहलाता है। इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड क्या कहलाता है, सी के अनुदिश जो चाप दे रखा है इसके अनुदिश सम्मिश्र रेखा समाकल कहलाता है। यह सम्मिश्र रेखा समाकल की परिभाषा है। एग्जाम्पल से समझते हैं। इंटीग्रेशन सी डी जेड, जहां सी बिंदुओं ए व बी को मिलाने वाला कोई चापकलनीय चाप है। ए से स्टार्ट हुआ बी तक, ये कोई चाप लिया हमने, वो सी है, तो इसका मान निकालना है, मान ज्ञात करना है। इंटीग्रेशन सी डी जेड, तो यहां देखिए ऊपर जो हमने परिभाषा पढ़ी है उसमें इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड था, तो यहां इस एग्जाम्पल में एफ जेड की जगह कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। यहां मैं लिख देता हूं का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है हमें, इंटीग्रेशन सी डी जेड, तो यहां देखते हैं एफ जेड की जगह 1 है, और जब एफ जेड की जगह 1 है तो देखिए एफ एक्साई आर बिंदु है इसका, और उस पर फंक्शन की वैल्यू है, और वो वैल्यू क्या है, 1 है। इसलिए जहां भी एफ एक्साई आर है उसकी जगह हम 1 रख देंगे। तो सबसे पहले तो हमने जो परिभाषा पढ़ी है उससे इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड की जो परिभाषा है वो हमने जो पढ़ी है, यहाँ एफ ऑफ एक्साई आर आएगा। जब यहाँ एफ जेड रख दिया तो एफ ऑफ एक्साई आर, और अब एक्साई आर की वैल्यू क्या है, 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ ये एफ जेड हट जाएगा। तो इंटीग्रेशन सी डी जेड दिस इज इक्वल टू n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 to n zr माइनस 1। और उस समेशन को यदि हम खोल देते हैं तो दिस इज इक्वल टू आएगा, आर की वैल्यू दे दी हमने z1, आर की वैल्यू 1 दे दी, तो z1 माइनस z0, 2 देने पर z2 माइनस z1, इस प्रकार से हमने पूरी वैल्यूज दे दी। और अब हम देखते हैं कि z1 इधर इससे कट जाता है, z2 यहाँ माइनस का आएगा उससे कैंसिल हो जाएगा, z3 आगे कैंसिल हो जाएगा, लास्ट का ही कैंसिल हो जाएगा, और इधर तो बचेगा zn और यहाँ बचेगा z0। देयरफॉर दिस इज इक्वल टू zn माइनस z0, zn बराबर लास्ट पॉइंट b है, z0 बराबर a है, एंड देयरफॉर दिस इज इक्वल टू b माइनस a। यदि a और b दोनों बराबर हो जाते हैं, यदि कंटूर क्लोज्ड हो जाता है तो a बराबर b करने से इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 0। इसलिए क्लोज कंटूर के ऊपर हम इसकी वैल्यू देखेंगे तो वो आएगी 0। इसके अंदर हम इसको लिख देते हैं, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सी डी जेड, दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन जेड आर माइनस 1 और r इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी। शॉर्ट में दोनों साइड में हमने ऐप की जो वैल्यू है वो 1 रख दी, और उससे आ गया। राइट हैंड साइड को हमने खोल दिया, उसके बाद में हमें ये प्राप्त हुआ। एक प्रमेय करते हैं हम, इंपॉर्टेंट है। यदि एल लंबाई वाले कंटूर सी पर फलन एफ जेड संतत हो तथा साथ में कंडीशन दे रखी है मॉडुलस ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, तो मॉडुलस ऑफ इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इज लेस देन इक्वल टू एम एल। फलन संतत है इसलिए परिबद्ध होगी, परिबद्ध होने के कारण से एक हमें कैपिटल एम ऐसा दिया है कि मॉडुलस ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। कंटूर सी के किसी भी बिंदु पर हम देखेंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल एम है। ये दे रखा है, कंटूर की लंबाई दे रखी है हमें, और सिद्ध करना है कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम एल होगी। तो सबसे पहले हम सम्मिश्र समाकल की जो परिभाषा है उससे लिखेंगे इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड, एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्साई आर इंटू जेड आर माइनस 1। अब दोनों साइड में हम यदि मॉडुलस ले लेते हैं तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में मॉडुलस ले लिया, राइट हैंड साइड में मॉडुलस ले लिया। अब ये मॉडुलस अंदर जाएगा तो समेशन के जैसे अंदर जाएगा वैल्यू बढ़ जाएगी,
जैसा कि हम जानते हैं मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 होता है, यानी मापांकों का योग जो होता है वो योग के मापांक से ज़्यादा होता है। यहाँ देखिए ये योग है पहले समेशन, उसके बाद मापांक है, तो ये है योग का मापांक और यहाँ है मापांकों का योग। तो ये अगर हम इस समेशन के जैसे अंदर जाएगा वैसे ही वैल्यू बढ़ जाएगी। देयरफॉर दिस इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन समेशन r इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। दोनों के अलग अलग हमने मॉडुलस लगा दिया है और लिमिट बाहर रखी हुई पहले से ही, लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी। दिस इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इज लेस देन इक्वल टू लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कैपिटल एम रखा है, तो वैल्यू बढ़ा के रखी है हमने, इसलिए इस निशान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये समेशन ZR-1 ये m बाहर आ गया, कांस्टेंट है, लिमिट यहाँ लगा दी हमने और ब्रैकेट में देखिए इनको सबको अलग अलग r की वैल्यू रखने के बाद में अलग अलग मॉडुलस आ गया। अब हम जानते हैं कि जब दो बिंदु लिए Z1 माइनस Z0 और घटा करके और मॉडुलस लेते हैं तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आती है, तो ये दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी है। तो हमने यहाँ ये लिखा है कैपिटल M इंटू Z0 से Z1 की सीधी लंबाई, या कह सकते हैं जो चाप है उसके लिए दो बिंदु दे रखे हैं तो जीवा की लंबाई, जीवा कह सकते हैं। Z2 से Z1 जीवा की लंबाई, Z1 से Z2, इस तरह से जीवाओं की लंबाइयाँ हैं। और चूंकि n टेंड्स टू इन्फिनिटी है इसलिए जीवा की लंबाई बराबर किसके है? सीधी लंबाई के। जब हम बिंदु पास पास लेंगे, ये बिंदु लिया, ये सीधी लंबाई है और ये चाप की लंबाई है। दूर होने पर चाप की लंबाई और सीधी लंबाई अलग अलग होंगी, परंतु जैसे ही बिंदु पास में आ जाएगा तो जीवा की लंबाई बराबर चाप की लंबाई। तो ये Z0 से Z1 चाप की लंबाई प्लस Z1 से Z2 चाप की लंबाई प्लस Zn-1 से Zn तक के चाप की लंबाई, चूंकि n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n का मान अनंत की तरफ है, अग्रसित हो रहा है, इसलिए टुकड़े बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए बिंदु पास हैं। और जब बिंदु पास हैं तो जीवा की लंबाई बराबर सीधी लंबाई। और अब ये चाप के जो टुकड़े थे उन सब की लंबाइयों का योग है, तो ये बराबर होगा चाप की लंबाई बराबर m गुणा कंटूर की लंबाई बराबर ml। अब हम देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में ये जो थी इसका मान ml के बराबर है, तो यहाँ ml रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लेस देन इक्वल टू ml हो जाएगी। देयरफॉर इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल M इंटू L, और यही हमें सिद्ध करना था।